चुनाव में एक माहौल अलग तरह का बना हुआ है। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है और आप अभी तक का चुनाव हो चुका है और अब क्या आगे कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सभी झांसी वासियों को नमस्कार मेरा, और मैं आपने जो कुछ भी पूछा मैं उसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ कि चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और अभी नहीं, शुरू से 1993 से बसपा में काम कर रहा हूँ। और हम जब पार्टी में आए थे तो ये नहीं सोचा था कि हमें कभी विधायक बनना, सांसद बनना या पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना है। मंशा सिर्फ एक ही थी कि इस देश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर नफरत और घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की मूल विचारधारा है। तो इसीलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया और मुझे लगातार पार्टी ने तमाम जिम्मेदारियां दी और पार्टी को ऐसा लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर रहा हूँ। तो वक्त आने पर पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया और झांसी की जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक भी बना। और उसके बाद फिर बहन मायावती जी ने मुझे संगठन के कार्यों में लगा दिया। चूँकि मैं संगठन का व्यक्ति था तो उन्होंने संगठन के काम में लगाया हूँ। मैंने संगठन का काम करता रहा। 17 में भी, 12 में जब टिकट मेरा नहीं हुआ तब भी मैं संगठन का ही काम कर रहा था पार्टी के, और 17 में भी जब 2017 का विधानसभा चुनाव था उस समय भी मैंने टिकट मांगा था, लेकिन मेरा टिकट नहीं हुआ तो मैं पार्टी का ही काम करता रहा। क्योंकि हम लोग एक मिशन के लोग हैं, मूवमेंट के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है पूरा मिशन और मूवमेंट पर आधारित एक संगठन है, आंदोलन है। तो इसका ज़्यादा हम लोगों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है कि टिकट मिलना ही महत्वपूर्ण है या पद मिलना ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ लगातार, और आज हमें फिर मौका मिला है। पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाज के जिम्मेदार साथियों की वजह से मुझे ये मौका मिला और मैं बहन जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे झांसी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं पूरी ताकत के साथ हमारे बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे समाज के भाई, हमारे मित्रगण, दोस्त, सभी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस चुनाव में। क्योंकि आप जानते ही हैं ये चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है। आपके संज्ञान में है अच्छी तरीके से कि जो सरकार है और जो माननीय जी हैं वो, उनके पास अकूत धन संपत्ति है, बहुत पैसा है उनके पास। और आज झांसी में जो देखने को मिल रहा है कि वो हर चीज़ को पैसे से खरीदना चाहते हैं कि हम पैसे से वोट को खरीद लेंगे, या फिर गुंडे बदमाशों से लोगों को धमका देंगे, या पुलिस प्रशासन से लोगों को डराएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि झांसी की जनता ना तो पैसे में वोट देगी और ना ही पुलिस प्रशासन के दबाव में आएगी, ना ही गुंडे माफियाओं के दबाव में आएगी। और आने वाले वक्त में झांसी की जनता अपने बेटे, अपने भाई को झांसी से वोट दे करके विधायक बना करके भेजेगी। मैं ऐसी पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ। राज जी, आपने कहा कि जनता ना किसी के डर में आए, ना निर्भय होकर मतदान करे, और झांसी की जनता पैसों से या किसी डर दबाव में आके वोट नहीं देती है। लेकिन ये बात सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी पैसों पर ही टिकट देती है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का 30 साल से कार्य करता हूँ और मैं बहुत छोटे से रूप से कार्य कर रहा हूँ। और ये तो लोग आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति इन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाया है। क्योंकि बहन मायावती जी एक दलित की बेटी है और लोगों को ये दर्द होता है पेट में कि एक दलित की बेटी इस प्रदेश की सीएम कैसे बन जाए। तो वो बहन जी को बदनाम करने के लिए, बहन जी को नीचे दिखाने के लिए वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, जैसे आरोप निराधार है। आपका दल ही एक ऐसा दल है इस समय प्रदेश में कि जिसने अन्य पार्टियों या इस तरह के और लोगों से बहुत ज़्यादा कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन पिछले चुनावों में एक बार सपा से भी किया उन्होंने। तो ये जो राजनीति में ये दौर जो चलता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एक दूसरे से टाई अप होना, फिर जनता के बीच जाना और चुनाव होते ही एक दूसरे को आरोप लगाना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, कोई भी जो दल होते हैं जी वो अपने उनकी जो विचारधारा है उस आधार पे वो लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग मिल करके आगे बढ़ें। लेकिन जब उन दल के अंदर के लोग सही से काम नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगता है, तो फिर हमें लगता है कि ज़्यादा दिन तक वो गठबंधन टिक नहीं पाता है। क्योंकि गठबंधन में ये ज़रूरी है कि दोनों तरफ से तालमेल बना होना चाहिए, दोनों तरफ से आपस में एक दूसरे को सहयोग की भावना होना चाहिए। तो ये तो समय समय पर ऐसा होता रहा है। नहीं, तो मतदाता भी तो ये चीज़ें तौलते हैं। जैसे आपने कहा व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत जो कहावत है कि व्यक्तिगत मत मेरा ये है, तो मत तो हरदम व्यक्तिगत रहा। ये भारतीय बाबा साहब के भारतीय संविधान ने इस बात को पेटेंट कर दिया और लिखित इसको कर दिया, जो अमिट हो गया कि मेरा मत है। वो मत से ही चुनाव होते हैं। आपका मत बहुत अच्छा है, लेकिन मतदाताओं का मत भी आपको मिले, इसमें क्या आपका बहुमत है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही पवन भाई साहब। मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे झांसी जिले के बहुत ही सम्मानित और सीनियर पत्रकार हैं और आपने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से वास्तव में एक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक आपकी अलग छवि भी है। तो जो आपने प्रश्न कहा है किया है, तो मैं आपको उस बारे में उत्तर देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी व्यक्ति जब मतदान करने जाता है तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम पार्टी अपनी जगह हम मानते हैं पार्टियाँ, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना अच्छा इंसान है। तो उसके आधार पर ही उनको चुनना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र की बात है। अगर वो व्यक्ति क्षेत्र के विकास के लिए नहीं खड़ा हो रहा है या क्षेत्र में गलत काम करा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति का उस व्यक्ति के बनने के बाद पूरी विधानसभा के लोगों को उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आज जैसे हमारी झांसी विधानसभा है, आप देख लीजिए 10 साल से परेशान है झांसी के लोग। आज जिस तरह के माहौल में चुनाव हो रहा है, आपने चीज़ कही थी और मुझे भी एहसास हो रहा है विगत 15 दिन से लोग डर और भय में जी रहे हैं। ज़बरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा मीटिंगों में। माननीय विधायक जी की जो मीटिंगें होती हैं उन्हें फ़ोन करके बुलाया जाता है। कौन विधायक? विधायक जी माननीय पंडित रवि शर्मा जी, इनकी जो मीटिंग होती है उनमें लोगों को बुलाया जाता है। अब आप ये कहेंगे आप बताइए, तो बता पाना संभव नहीं है। ऐसे लोगों को हम सामने नहीं ला सकते हैं। उन्होंने हमें खुद बताया है कि हमारे पास फ़ोन आता है, कहा जाता है कि भाई हमारी पार्टी की मीटिंग कराइए, हमारी सरकार फिर आने वाली है, नहीं तो फिर आप सोच लीजिएगा। और आप देख भी रहे हैं सारी चीज़ें कि झांसी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि झांसी की जनता आने वाले वक्त में ये पार्टियां ना देखें, वो ये देखें कि इंसान कौन अच्छा है। हम ये झांसी की जनता से हाथ जोड़ करके विनती और अनुरोध करेंगे, अगर हमारी 30 साल की सेवा झांसी के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने काम किया है और आपने हमारे विधायकी के कार्यकाल को भी देखा है। जब मैं झांसी में विधायक बना और उस समय बहन मायावती जी की सरकार थी, उस समय आप देखिए आपके भाई ने, आपके इस बेटे ने अगर किसी भी व्यापारी भाई की ज़मीन पर कब्जा कराया हो, उनका उत्पीड़न किया हो, या किसी भी सट्टा खिलाने वाले लोग, जुआ खिलाने वाले लोग, सट्टे और जुए की टेबल चलाने वाले लोग, अवैध शराब का व्यापार करने वाले लोग, चरस गांजा अफीम की तस्करी करने वाले लोग, नौजवानों को, हमारे नौजवान बच्चों की भविष्य खराब करने वाले लोग, जो तस्करी के जरिए जो आता है नशीला पदार्थ, उसके जरिए वो हमारे नौजवानों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं, तो मैंने अगर इन लोगों का कोई साथ दिया हो कभी भी, तो हम कहते झांसी की जनता जैसा कहे हम वैसा करने को तैयार है। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने कभी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दिया और ना कभी अपने पूरे जीवन में, जो हमने वादा है हमारा आपसे कि पूरे जीवन में मैं गुंडे, माफिया और बदमाशों को कभी संरक्षण ना दिया है और ना मैं दूंगा। आपको बता विधायक जी, आपकी शैली और व्यक्तित्व ही नहीं है, आप ना तो उन्हें संरक्षण दे पाएंगे, लेकिन ये शैली आज देखने को मिली मीडिया के भी कि आपने बड़ी प्रखरता से इस गलत तरह के व्यापार आचरण या जो जनता के बीच जो फैला रहे हैं भ्रम, उनका आपने खुलासा किया। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति आपने जो पीड़ित रहा हो, एक भी खुलकर निर्भय होके आपके संग दिखाई नहीं दिया, जो आपकी बात को प्रमाणित करता कि हाँ मेरे संग मुझे दबाव दे के, मुझे ऐसा कह के इस तरह से किया गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावों में चलता है।
इस समय हालात ये हैं, जनता जानती है, जनता का ही रुख होता है कि जीत और हार तय होती है, पैसों से चुनाव नहीं लड़े जाते। जनता ये जान रही है और मायावती जी के भी स्वभाव को जनता जान रही है। वो लगातार पिछले इस चुनाव के दौर में या इस जो सत्र चला विधानसभा का, इसमें कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मुखर होके, जिस तरीके से आज आपने स्थानीय प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के खिलाफ आपने बात रखी, वैसी प्रखर और मुख्य रूप से टारगेट करके मायावती जी ने एक भी बयान ऐसा नहीं है जो उन्होंने भाजपा को टारगेट किया हो। और आप यहाँ पे स्थानीय स्तर पर भाजपा के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर टारगेट करके अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं? या आपकी मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहीं डरी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, अगर बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से दबी होती तो कैलाश साहू झांसी में चुनाव नहीं लड़ रहा होता। क्योंकि अगर झांसी में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि उनका नुकसान कौन कर रहा है, उनको टक्कर कौन दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कर दे रहे हैं कि आप विजयी हो रहे हैं? वही, मैं तो विजयी होऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप देखिए, अगर बहन मायावती जी जरा भी दबाव में होती तो आपका ये भाई झांसी से चुनाव नहीं लड़ रहा होता। क्योंकि ये लोग ये चाहते थे, इनकी जो व्यवस्था है, ये लोग ये चाहते थे, रूलिंग पार्टी के लोग और एमएलए साहब, कि झांसी से कैलाश साहू का टिकट नहीं होना चाहिए। और बहुत कुछ अंदरूनी उन्होंने प्रयास किए हैं, तो ये विपक्षियों ने प्रयास किए बिल्कुल कि हमारा टिकट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम था, बीजेपी ये जानती है, माननीय विधायक जी ये जानते हैं कि साहू समाज का वोट बीजेपी को जाता था। और जब वह चुनाव लड़ा 2009 में, तो माननीय रवि शर्मा जी तीसरे नंबर पर चले गए थे, तीसरे नंबर, क्योंकि वो वोट उनसे हट गया था। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, कितनी ही मीटिंग कर ले साहू समाज की, कितने ही लोगों को जबरदस्ती बुला बुला के अपने यहाँ बैठा ले, उनसे कहते हैं मीटिंग करो अपने मोहल्ले में साहू समाज के 2-4 लोगों से, सारा पैसा मैं भेज रहा हूँ, वहाँ मीटिंग करते हैं, फिर बड़े बड़े अखबारों में निकाला जाता है कि साहू समाज का समर्थन उनके साथ है। जब साहू समाज अच्छी तरीके से जानती है कि उनका बेटा, उनका भाई जब चुनाव लड़ रहा है, माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हैं, समाज के निर्वाचित हैं जिलाध्यक्ष, जिनको पूरी समाज ने चुना है, वो हमारे साथ हैं, कैसे समर्थन दे दिया। हमारे समाज के संरक्षक माननीय केसी साहू जी हमारे साथ बैठे हैं। तो आप बताइए, समाज के जो हमारे समाज के आनंद साहू जी, आपके हमारे वरिष्ठ नेता, बहुत ही वरिष्ठ लोग, समाज के बहुत ही इलेक्टिव लोग भी आपके समाज के आपके साथ। सवाल ये है, क्या आप साहू समाज के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा था। मैं तो ये बता रहा था कि विधायक जी को हमसे कितना कष्ट है चुनाव लड़ने से। मैं चूंकि अगर जातिवादी होता तो मैं कभी भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं होता। आप ये बताइए, मेरी समाज 99% बीजेपी में रही है पहले, और कैलाश साहू अकेला बहुजन समाज पार्टी में आया 93 में। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा, अगर मैंने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को ना पढ़ा होता, अंबेडकर साहब की विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर साहब, काशीराम साहब के विचारों को ना सुना होता, तो कैलाश साहू बहुजन समाज पार्टी में नहीं आना चाहिए था। कैलाश साहू को भी बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बन के रहना चाहिए था। लेकिन कैलाश साहू ने बाबा साहब के विचारों को समझा और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कैलाश साहू आगे चल दिया। मेरे लिए जाति बाद में है, पहले हमारे लिए हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारी झांसी है, इसके बाद में जाति है। क्योंकि हमने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। ये हमारे झांसी नगर के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका बेटा, उनका ये भाई कभी जात पात की राजनीति नहीं करता। क्योंकि जब मैं विधायक था झांसी में, जब मैं विधायक था, तो आपने देखा होगा, आप भी जानते होंगे, आप यहाँ मीडिया से बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप जानते हैं, आपने एक बात भी नहीं सुनी होगी कि कैलाश साहू ने साहू समाज के लोगों को संरक्षण देना शुरू कर दिया कि जाओ तुम जुआ खिलवाओ, सट्टा खिलवाओ, या जमीनों पर कब्जे करो, या अब पड़ोसियों को परेशान करो, या किसी भी तरह का आप गलत काम करो। तो आप जानते, क्योंकि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मेरे समाज के लोग बहुत सीधे सच्चे हैं, उन्हें अपने काम धंधे व्यापार से मतलब है, और मैं सर्व समाज का हूँ। मुझे जो भी काम करना है वो सर्व समाज के लिए करना है। और इस बात का प्रमाण है कि जब मैं विधायक था तो ये बातें आपको जाति पाति की बातें सुनने को नहीं मिली होंगी, जैसे नेता लोग करते हैं कि अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं, दूसरी जाति के लोगों को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हमने, हमारे लिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। हमारा उद्देश्य ये रहा कि हम सारे समाज के लोगों को अपने साथ लेकर के चलें। और देखिए, किसी एक जाति से व्यक्ति अकेला विधायक नहीं बन सकता। जब तक सभी जातियों का, सभी समाज के लोगों का आपका साथ नहीं मिलेगा,
उनका साथ आपको नहीं मिलेगा तब तक आप विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए मैं सभी झांसी वासियों को हमेशा कहता हूं इस बात को, मुझे सभी झांसी वासियों का साथ चाहिए, तो उनका, जिससे मैं आने वाले समय में झांसी की जनता की, हमारे झांसी की देवतुल्य जनता की हम सेवा कर सकें। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपनी कोई लालच नहीं है। होती तो 30 साल का लंबा वक्त बीत गया राजनीति में रहते रहते, कुछ तो हमारे गलत कारनामे, गलत काम सामने आते, लेकिन आज तक कोई गलत काम हमारा सामने नहीं आया। और मैं भविष्य में ये भी आपको वादा करता हूं कि कोई गलत काम हम, झांसी की जनता हमको आशीर्वाद दे और हम आगे बढ़ें, यहाँ से विधायक बन करके जाए। और ये वादा है कि मैं व्यापारियों की ज़मीन पर कब्जे नहीं होने दूंगा, उनकी जो भी तकलीफ होगी मैं उनके लिए लड़ूंगा। मैं यहाँ पर चरस गांजा अफीम नहीं बिकने दूंगा, मैं यहाँ पर सट्टे जुए की टेबल नहीं चलने दूंगा। तो ये मेरा वादा है। ये वादा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पहले भी विधायक था, मैंने इन कामों में इन्वॉल्व नहीं रहा, ना मैंने ऐसे गलत गंदे कामों को करने वालों को संरक्षण दिया। अपने घर के आसपास भी नहीं भटक पाए वो लोग। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने। इसलिए मैं झांसी की, आप एक ही प्रतिद्वंदी पार्टी को आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? और दलों के पास भी ऐसे प्रत्याशी हैं जिस तरह से आप नहीं, देखिए हमारे सामने जो हमें प्रमाण मिले हैं, जो प्रमाण मिला है अभी 3 दिन पहले ही हमें जानकारी हुई है, जो तस्करी जालौन में जो गांजा तस्करी पकड़ी गई है, तो जो तस्कर पकड़ा गया है वो हमारे विधायक जी का बड़ा नज़दीकी है, सभी लोग जानते हैं। और विधायक जी का एक दायां हाथ और है, टिंकल परिहार नाम है जिनका। तो टिंकल परिहार और ये सचिव गुर्जर, ये दोनों मिलकर के ही ये तस्करी का काम कर रहे थे। लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत अंदर की बात है। और नहीं, कल तो अमित शाह का भी ये कहना था कि वो हाथ पकड़ के कह रहे थे कि ये मेरे मित्र हैं। तो क्या इसको क्या कहेंगे, क्या संदेश था? देखिए, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी, आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं और आपसे सभी की आशाएं हैं बहुत ज़्यादा। आप अपने विधायक जी के बारे में पता करिए कि इन्होंने झांसी में क्या नहीं कराया। अगर गृह मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो मैं कह रहा हूं इस बात को कि उन्हें जांच करानी चाहिए गृह मंत्री जी को गोपनीय। और उनको, मुझे लगता है कि जांच में जब वो कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि झांसी में पूरे 10 साल सट्टे की टेबलें चली, जुए की टेबलें चली हैं, चरस बेचा गया, गांजा बेचा गया, व्यापारियों की जमीन पर कब्जे हुए, और इनके संरक्षणदाता कौन है जो गृह मंत्री जी को खुद पता चल जाएगा। ये बताइए, आप स्थानीय स्तर पर इस समय जो चुनाव का माहौल है, आप मानते हैं कि प्रत्याशियों की व्यक्तिगत चरित्र और व्यक्तित्व को मतदाता जनता आंक रही है, उसी हिसाब से मतदान करेगी ये, या आप ये मानते हैं इस माहौल में कि इस समय आदमी चरित्र, व्यक्तित्व, प्रत्याशियों की व्यक्तिगत संघर्ष, मेहनत, कमी, अच्छाई, बुराई को नजरअंदाज करते हुए इस समय चुनाव शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष पार्टियों के शीर्ष नेताओं के छवि और उनके अपनी कार्यशैली के आधार पर हो रहे हैं, ये आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई एमएलए बनता है तो एमएलए का सीधा ताल्लुकात अपनी जनता से होता है। झांसी का जो भी भविष्य में एमएलए बनेगा तो उसका ताल्लुकात तो झांसी की जनता से होगा। अगर वो अच्छा व्यक्ति होगा तो निश्चित है लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, और उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो फिर वो जुआ खिलवाएगा, सट्टा खिलवाएगा, चरस बिकवाएगा, गांजा बिकवाएगा, सेल टैक्स की चोरी कराएगा, व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करेगा। तो ये तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा, जब मैंने फार्म भरा अभी नॉमिनेशन का तो उसमें एक हम लोग को शपथ देना था, एक कॉलम था, और राष्ट्रीय पार्टियों से कहा गया कि आप ऐसे व्यक्तियों को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं, ये बताइएगा, क्या आपके पास इनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं था? ये भी पूछा राजनीतिक दलों ने, तो सॉरी, ये चुनाव आयोग ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ये। तो हमें बड़ी खुशी है, आने वाले समय में इसमें सुधार हो रहा है। और देखिए, पार्टी से ऊपर उठ करके हमें ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के काम में आए। देखो, यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का नहीं है, मुख्यमंत्री जी का नहीं है। ये चुनाव क्षेत्र की जनता का है, क्षेत्र के नौजवानों को बचाने का है। जो नशे के दलदल में नौजवानों को फेंका जा रहा है, नशे के दलदल में गलत कार्यों में उनको ढकेला जा रहा है, तो मुझे चिंता सिर्फ झांसी के अपने नौजवानों की है। इसलिए मैंने ये बात रखी है, और मैंने आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने ये बात रखी है कि अभी भी वक्त है। मैं अपने झांसी वासियों से कहूँगा कि आप झांसी को बचा लीजिएगा, वरना आने वाले वक्त में आपको बहुत दुख होगा कि झांसी, आप देख भी रहे हैं 10 सालों से पूरी झांसी। अपना संघर्ष बंद कर देंगे क्या जी? मान लीजिए विधायक आप नहीं बन पाए तो क्या ऐसे गलत कार्यों के विरुद्ध आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा? नहीं, हमारा संघर्ष तो जिंदगी भर चलता रहा है और जिंदगी भर चलता रहेगा। ये ना रुका है ना रुकेगा। लेकिन बात यह है कि अगर गलत लोग काबिज होते रहेंगे तो ये इनके संरक्षण में, आप समझ लीजिएगा, संरक्षण में ये सारे अवैध व्यापार चलते रहेंगे।
ये व्यापार खत्म नहीं, बंद नहीं होंगे, या इनको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति विधायक होता है, सांसद होता है, उसके हाथ में पावर होती है, वो विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाता है, और विधानसभा जब क्वेश्चन उठता है तो मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना ही पड़ता है। तो इसलिए ये बड़ी पावर होती है विधायक और सांसद। इसलिए इसको अगर हमें अपनी झांसी को सुधारना है तो अच्छे और नेक इंसान, हम ये नहीं कहते कि हम ही को वोट दे दो। मैं झांसी की अपने प्रिय जनता से यही कहूंगा, आप कैंडिडेटों में देख लीजिएगा कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति ऐसे लोगों का सामना कर रहा है, गुंडे माफिया अपराधियों का सामना कौन कर रहा है। हम कह रहे चलो हमारे पास प्रमाण है, तब तो हम बोले ना हमारे पास प्रमाण है, हमने बात रखी है ये, तो आज हम ये बात रख रहे हैं आपके सामने। समय समय पर हम लोगों ने देखिए, हमारे भाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा, हमारा भाई 10 साल से, 10 साल हो गई हमारे भाई को 307 जैसे झूठे मुकदमे में जेल पहुंचवाया माननीय जी ने। तो हम आपको अखबार की कटिंग दिखाएंगे, आप रह जाएंगे, इतनी अखबार की कटिंग है। हमारा छोटा भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, जल संस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई, और 10 साल हो गई, 10 साल से उसके खिलाफ तनख्वाह रोकी गई, उसका ट्रांसफर उसका किया गया, उसको इतना उत्पीड़ित किया गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके खिलाफ झूठे 4-5 मुकदमे लिखाए गए। हम उस परिवार से आते हैं जहां भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पर दलाली नहीं होती, बेईमानी नहीं होती।